नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RO ARO GS मॉक टेस्ट 58, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो UPPSS की परीक्षा हो, RO ARO की परीक्षा हो या फिर BEO की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं। ये बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस बुक का अध्ययन जरूर एक बार करिए। अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और प्रश्न इस तरीके से बनाए गए हैं कि किसी को भी कोई डिफिकल्टी ना हो। जो भी आज स्टूडेंट पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, इस पूरे टेस्ट में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम उन 35 प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां से प्रश्न बन चुके हैं या फिर आने वाले समय में बन सकते हैं, इसलिए हम उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ और प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं 35 प्रश्नों के साथ साथ। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। कथन ए दिया है, जीव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी इकाई है। कारण है, जीव मंडल में कई छोटे छोटे पारितंत्र होते हैं। तो बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन दिया है, देयर आर मेनी स्मॉल इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर। दोनों ही स्टेटमेंट आपका एकदम सही है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा बी। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो स्टेटमेंट को नहीं वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्लास, सबसे पहले हम समझते हैं पारितंत्र होता क्या है। ठीक है, पारितंत्र, ये एक चीज समझिएगा, यहाँ पे तंत्र की बात की गई है, यहाँ पर इकोसिस्टम की बात की गई है। तो जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक मतलब बायोटिक, जिसमें भी जीवन है। जब भी हम बायो कहीं पर भी लिखते हैं, बायो मीन्स लाइफ, हम लाइफ की बात करेंगे। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो इस इंटरेक्शन से एक सिस्टम फॉर्म होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने कंपोनेंट्स जिसके अंदर जीवन है, जैविक घटक, जिस मतलब पेड़ पौधे, हम, आप, जानवर, चिड़िया, सब जिसके अंदर जीवन है, जो भी जिसमें भी जीवन है, वो सब जैविक घटक हो गए, बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। अजैविक घटक में जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि पत्थर, रेत, पानी, तो ये सब क्या हो गए, अजैविक घटक। तो जब भी इन लोग के बीच में एक इंटरेक्शन होता है तो एक सिस्टम फॉर्म होता है, उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब क्लास समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, तो जैसे पेपर में अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा था, तो हमने कहा बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अपने हाथ में एक मुट्ठी चीनी ली है, ठीक है, एक मुट्ठी चीनी ली है और इस चीनी को छोटी छोटी चींटियां खा रही हैं, तो क्या ये भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे हाँ, ये भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पे जो चीनी के टुकड़े हैं, जो चीनी है वो आपका अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है, और जो चींटी उसको खा रही है वो एक जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये भी एक इकोसिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम आपका बहुत छोटा यूनिट भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा यूनिट भी हो सकता है। बस आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी जैविक और अजैविक घटक एक साथ आएंगे और इनके बीच में एक इंटरेक्शन आएगा, वहां पर एक इकोसिस्टम फॉर्म होगा। ठीक है,
ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये छोटे से छोटा भी होगा और बड़े से बड़ा भी होगा। जब भी हम जैव मंडल की बात करते हैं, हम बायोस्फीयर की बात करते हैं। हमने कहा बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है क्योंकि यहाँ पे जैविक अजैविक घटक दोनों हैं। और जब भी हम जैव मंडल की बात करते हैं तो जैव मंडल में आपके वायुमंडल के भी पार्ट आते हैं, जल मंडल के भी पार्ट आता है और स्थल मंडल का भी। समझ में आ रहा है? मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर, तीनों का। क्यों? जहां जिस जैव मंडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल में जंगल है, जंगल में जानवर हैं, ठीक है। जानवर आए, जीवन आया, तो वो भी बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। नदी, जब हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें, हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, जल है, जल में जीवन है, जहां जीवन आया वो भी आपका बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। ऐसे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो पक्षियां उड़ रही हैं, जब जहां जीवन आया तो वो बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा चीजें। चलिए देखिए, ये एक प्रश्न है जो कि इसी प्रश्न से रिलेटेड है और परीक्षा में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए कौन सा है? मरुस्थल, ठीक है, घासस्थल, महासागर या फिर वन? तो आप हमेशा याद रखिएगा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा है। एक्वेटिक जो है ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ये चीज याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। इधर वेटलैंड दिए गए हैं, स्टेट दिए गए हैं। अब क्लास आपने एक चीज नोटिस किया होगा मैंने वेटलैंड से रिलेटेड कई प्रश्नों को डिस्कस किया है, ठीक है, क्योंकि वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है, हो सकता है डायरेक्ट वेटलैंड ना देख के लेक्स के नाम दे दे आपको या कुछ और दे दे, कोई भी चीज दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए सोनबील दिया है, काबर दिया है, यशवंत सागर दिया है और नाल गंगा दिया है। तो हम इसको मैच करते हैं। तो जब हम सोनबील की बात करते हैं तो ये असम में है, ठीक है। काबर की बात अगर हम करें तो ये बिहार में है। यशवंत सागर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है और नाल गंगा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा सेकंड का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और मैंने आपसे उसमें पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। आप में से कई लोगों ने सही आंसर दिया था 2 फरवरी को, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट की लोकेशन दिए गए हैं और साइट के नाम दिए गए हैं। ये भी आपके वेटलैंड में आते हैं, तो याद रखिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको तो जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बना है, ठीक है। PYQ के बेस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सा आपसे पूछा गया है। कोलेरू लेक कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कोलेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। दीपोर लेक की बील के बारे में भी बात किया गया है। दीपोर बील कहाँ पर है? असम में है। कई बार पूछा गया है क्लास और कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये दोनों, ठीक है। काबरताल वेटलैंड बिहार, याद रखिएगा। गोवा का नंदा लेक तो मुझे नहीं लगता अभी तक पूछा गया है, लेकिन गोवा में एक वेटलैंड है, तो याद रखिएगा नंदा लेक, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात में आपसे पूछा गया नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा गया था और थोल लेक के बारे में पूछा गया था। ये दोनों आप याद रखेंगे। जिसपे मैं टिक लगा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखिए, सुल्तानपुर तो उत्तर प्रदेश में, और एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर? सुल्तानपुर नेशनल पार्क देगा और पहला ऑप्शन आपको उत्तर प्रदेश दे देगा, ताकि जैसे सुल्तानपुर देखा तुरंत ऑप्शन में उत्तर प्रदेश टिक लगाए। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रताल की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी पूछा गया है। रेणुका वेटलैंड तो कई बार पूछा गया है, रेणुका लेक के बारे में, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा ये सब। फिर उसके बाद अष्टमुंडी, ये भी कई बार पूछा गया है, ये केरला में है, ठीक है। फिर उसके बाद वेमनाथ के बारे में भी कई बार पूछा गया, ये कहां पर है? केरल में है, ठीक है। ये यहाँ पे सो मेरी लेक जो है ये तो अभी रिसेंटली पूछा गया है कि कहाँ पर है ये, तो ये लद्दाख में है। मैच द कॉलम के फॉर्म में था, एक तरफ आपको स्टेट्स के नाम, यूटीज के नाम दिए गए थे और एक तरफ आपको लेक के नाम दिए गए थे, उसमें ये प्रश्न पूछा था। भोज कई बार पूछा गया है, ठीक है। लोनार तो कई बार पूछा गया है, मैंने आपसे खुद पूछा था कि क्रेटर लेक का एग्जाम्पल क्या है, तो यही है आपका क्रेटर लेक, लोनार लेक, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लोकटक फ्लोटिंग
बोला जाता है ना फ्लोटिंग लेक, ये याद रखिएगा। लोकटक मणिपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनसुपा उड़ीसा में है। चिल्का कई बार पूछा गया है, चिल्का कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हीराकुंड याद रखेंगे, तमपारा याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में, अच्छा क्लास आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, मैं मतलब थोड़ी देर का समय दे रही हूँ, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, मतलब मैं भी थोड़ा रुक जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां पर भी आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को रख रहे हैं वहां पर इस स्लाइड को भी रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बकीरा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अग्रा, ये आपसे पूछा गया है, ये कहां पर है, गोंडा में पूछा गया था, कहां पर है, ये गोंडा में है, ठीक है। समन, समसपुर, सांडी, सरसाई, सुरसरोवर और अपर गंगा रिवर। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ये कहाँ कहाँ पर है, इनकी लोकेशन। अब यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी स्पेशल में अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये चीज भी तैयार रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इतनी चीजें हो गई। सुंदरबन आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल में है। हम लोग थर्ड प्रश्न को देखते हैं। थर्ड प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य बोला है, जो ध्यान से पढ़ेगा, फॉल्स स्टेटमेंट। मंत्री परिषद के मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। थर्ड है, मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। और आखिरी है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। तो क्लास मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जब हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 74 यहाँ पर नहीं दिया गया है आपका, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लीजिए। जब हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं तो आर्टिकल 74 में क्या है, द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मंत्री परिषद प्रेसिडेंट को सलाह देंगे, उस सलाह के अनुसार प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो कार्य करेगा अपना, ठीक है, ये चीज याद रखिए। और जो सलाह मंत्री परिषद उनको देते हैं वो उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है, ये भी दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी सैलरीज होती हैं, वेतन या भत्ते होते हैं संसद, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, पार्लियामेंट द्वारा, ये भी एकदम सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा, ठीक है, ये भी एकदम सही है। परीक्षा में इस वाले ऑप्शन में कई बार एग्जामिनर ने चेंज किया, उसने क्या किया, उसने लिखा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ते आ रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए, ना कि पार्लियामेंट के लिए। जैसे ही हम संसद कर देंगे, हम पार्लियामेंट लिख देंगे, हमारा दोनों सदन आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा के, ये चीज में कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और यहाँ पर जो दिया है, द टेन्योर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड, ये गलत है, ठीक है। जब हम 75th आर्टिकल की बात करते हैं तो 75th आर्टिकल में क्या बोला गया है, 75th आर्टिकल में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात की गई है, और क्या कहा गया है कि जब उनकी नियुक्ति होगी तो इसमें उनको सलाह कौन देगा, कौन इनकी नियुक्ति करेगा, प्रेसिडेंट नियुक्ति करेगा। और जो मंत्री परिषद है वो ऑन द प्लेजर टर्म लिखा गया है, प्रसाद पर्याप्त, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑन द प्लेजर। चलिए, प्लेजर, प्रेसिडेंट की प्लेजर पे रहेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति को विवेचित करता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ये भी आपको पता है। अनुच्छेद 75 के 2 क्लॉज के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, प्लेजर, यही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अर्थात मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्लास
आप देख लीजिए 75वां आर्टिकल यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसकी सलाह पे किया जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। दूसरा देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे प्लेजर पे, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये आपका आर्टिकल 75 हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड। दूसरा बोला है ही इज द नॉमिनल लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड दिया ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फोर्थ दिया ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अभी मैंने जो भी चीजें इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताई है, अगर आपने उसको ढंग से सुना होगा तो आपने तुरंत आंसर दे लिया होगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का चयन होता है? नहीं, प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो भी पार्टी बहुमत में रहती है उसी में से एक मेंबर को जो पार्टी चाहती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद, तो ये आपका गलत है। वह मंत्रिपरिषद का नामात्र नेता होता है, ये तो एकदम गलत है। अभी मैंने ये आप याद रखिएगा, जब भी हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो नामात्र नेता होता है, ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, हाँ प्रमुख होता है, हेड होता है। वह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, संसद नहीं वो लोकसभा के प्रति होता तो सही होता, संसद के प्रति नहीं होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। ये पेपर में ऐसा प्रश्न बना था, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सी आपका सही है, फोर्थ का सी सही है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है, जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर ले। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगी? लोकसभा के लिए। अब चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए फिफ्थ प्रश्न को देखिए, सरकार के अंतरिम मंत्रिमंडल से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, इंटीरियम कैबिनेट जो बना था आपका उसकी बात की गई है, इंटीरियम कमिटी की बात की गई है। तो देखिए पर्सन बलदेव सिंह डिफेंस डिपार्टमेंट उनको दिया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल कम्युनिकेशन दिया गया था, और सी राजा गोपालचारी एजुकेशन। तो करेक्टली मैच्ड बोला गया है। तो मैं बता दूं बलदेव सिंह जी को डिफेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, एकदम सही है। श्री राजा गोपालचारी जी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, एकदम सही है। लेकिन मंडल जी को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? 1 और 3, 5 का 1 और 3। अच्छा, उस समय जो आपके मंडल जी थे वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मुस्लिम लीग को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनको विधि विभाग दिया गया था, लॉ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए भारत की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, उसमें कौन कौन से किन सदस्यों को हेड बनाया गया था वो दिया गया है। जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी आपकी थे वो कौन देख रहा था? जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। गृह मामले की बात करें, ठीक है, सूचना व प्रसारण की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि और खाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर आपके कौन थे? इब्राहिम इस्माइल थे। रक्षा की अगर हम बात करें, अभी हमने डिफेंस की बात की है तो बलदेव जी थे, ठीक है। वित्त की बात करें तो लियाकत अली खान, तो ये याद रखेंगे आप, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो श्री राजा गोपालचारी। स्वास्थ्य की बात हम करें तो गजनफर अली खान। श्रमिक की बात करें, लेबर की बात करें तो जगजीवन राम। कानून की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, और रेलवे और संचार की अगर हम बात करें तो अब्दुल रब निश्तर, और फिर कार्य खान और बिजली की बात करें तो आपके भाभा जी। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाऊं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है और मैं इसको चाहती हूँ कि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। चलिए, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छठवां हम देखते हैं, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन में क्या दिया है? वर्तमान में भारत के प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग उच्च न्यायालय है।
कारण दिया, संसद द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। देखिए वर्तमान में ऐसा नहीं है कि जितने राज्य हैं उनके अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि ईच स्टेट हैज इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कारण दिया है संसद द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। हाँ, जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की उसको एक्सपेंड किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। तो रीजन जो है वो आपका सही है, आर स्टेटमेंट जो है वो सही, लेकिन ए फॉल्स है। इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का डी। सिक्स्थ का डी आपका सही उत्तर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो कि उच्च न्यायालय से पेपर में बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, सबसे पहले मुंबई का नाम याद रखेंगे 1862, ठीक है। पूछता है 1862 में कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, ठीक है। कहाँ कहाँ हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी 1862 में, तो आप याद रखेंगे मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट आपका बना था। अगर उत्तर प्रदेश में हम आए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, आप याद रखोगे 1866 में, ठीक है। 1862 के 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ था, ठीक है। फिर आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जिनका की जो क्षेत्राधिकार है वो एक से अधिक राज्यों का है, ठीक है, या फिर कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले जब हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन, दीव और गोवा, इन सब के लिए है। याद रखिएगा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछा गया था, ठीक है। गोवा दिया गया था, फिर आपको दिया गया था अंडमान निकोबार दिया गया था, पौंडीचेरी दिया गया था, और यहाँ पर आपको न्यायालय के नाम दिए गए थे और मैच करना था। इसलिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा, इसको देख के इसको समझने की कोशिश करिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में किसका किसका क्षेत्राधिकार है, कितना क्षेत्राधिकार है, महाराष्ट्र के लिए, दादर और नागर हवेली के लिए, दमन, दीव और गोवा के लिए। ऐसे ही कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, ठीक है। मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। गुवाहाटी की बात करें तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, इसको टिक लगा लीजिए। केरल की बात करें तो केरल और लक्षद्वीप, ठीक है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनता है। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषाओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। 8th शेड्यूल में भाषाओं के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब इसमें से बोला गया है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, लैंग्वेज से। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 89, 71 या 92। मैं आपको बता दूं जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बाइफरकेट कर दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को, इन कमीशंस को अलग अलग कर दिया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 21st, 71 और 92 याद रखिएगा। 21 यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए लिख रही हूं मैं 21, ठीक है, 71 फिर 92 याद रखिएगा क्लास यहाँ पर, ठीक है। जब हम 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जब संविधान अपनाया गया तो उस समय कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 14 थी। पेपर में ये भी प्रश्न बनता है कि कितनी थी, ऑफिशियली कितनी थी, 14 थी। बाद में संशोधन करके अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो 14 से 22 का सफर याद रखना है आपको, 14 से 22 का सफर। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन से 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा 8th शेड्यूल में। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोंकण, मणिपुर और नेपाली, कोंकण, मणिपुर और नेपाली को, कोंकण, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मैथिली, ठीक है, डोगरी और बोडो, संथाली को, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 71 से कोंकण, मणिपुर और नेपाली को ऐड किया गया था और 92nd से मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को, ठीक है।
ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसी वजह से मैंने 2-3 बार आपको ये चीज बताया। और 89 का मैंने बता दिया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति को 2 भागों में बांट दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यहाँ पर हमने 2-3 चीजों को डिस्कस किया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न अब हम देखते हैं। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सेंट्रल पैसिफिक रेलवे इज लोकेटेड वेयर? तो ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही उत्तर है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, 8th का ए आपका सही उत्तर है। 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं। भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए। मेडिटेरेनियन सी की बात की गई है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया है, यह अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से संबंध है, इसका संबंध है। ठीक है, मतलब ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस सागर में अफ्रीका की नील नदी और यूरोप की टाइबर नदी गिरती है। यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 9th का जो है वो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरे से बाहर जाऊं तब आपको पूरी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस मेरी वॉइस सुनिएगा आप लोग। ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इधर आपका जो ये पोर्शन है, इधर देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, इजिप्ट, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया बताइए? ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। और इधर अगर आप जाएंगे इधर की तरफ, इटली, फ्रांस, तो ये आपका यूरोप हो गया। और ये टर्की, इधर आप आएंगे तो इधर एशिया हो गया। तो प्रश्न में यही पूछा था कि मेडिटेरेनियन सी का संबंध एशिया, यूरोप और अफ्रीका से है, जो कि एकदम सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। पहली लाइन, इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ यूरोप है। ठीक है, इधर की तरफ एशिया है और इधर अफ्रीका है। ये रहा मेडिटेरेनियन सी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए मेडिटेरेनियन सी का थोड़ा सा कौन कौन सी रिवर आकर इसमें गिर रही है। सबसे पहले मेडिटेरियन सी के इधर आप देखेंगे तो इधर एड्रियाटिक सी है, इधर टाइरेनियन सी है, इधर आयोनियन सी है और ये आपका इटली है। याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है कि इटली को कौन कौन सी सी सराउंड करती है, तो एड्रियाटिक, आयोनियन सी और टाइरेनियन सी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए एब्रो दिख रहा है, ये यहाँ पे पो दिख रहा है, पो एड्रियाटिक सी में आके मिल रही है और इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, डेन्यूब, याद रखिएगा डेन्यूब कहाँ गिरती है, लेकिन ये ब्लैक सागर में, ब्लैक सी में। पेपर में ये भी पूछा है कि डेन्यूब, तो ब्लैक सी याद रखिएगा, जब भी डेन्यूब की बात करें ब्लैक सी याद रखिएगा। इतनी चीजें अभी याद रखिएगा। चलिए 10वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान नहीं घटित हुई थी? ठीक है, नहीं घटित हुई थी पूछा है। तो हम देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, महात्मा गांधी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यंग हस्बैंड कैंपेन। तो यहाँ पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब इंडिया में अराइव हुए थे? 1915 में। ठीक है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, ना कि लॉर्ड कर्जन था। और जो ऑप्शन आपके दिए ए, बी, डी, ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय पे है। यंग हस्बैंड कैंपेन की अगर हम बात करें तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय का ही है। इसमें मेनली ये था कि जो रशिया का जो इन्फ्लुएंस था तिब्बत पर, उसको रोकने के लिए यंग हस्बैंड कैंपेन चलाया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी आए हैं। लॉर्ड कर्जन का समय आपका 1905, 1904 वाला है, क्योंकि 1905 में क्या हुआ है? बंगाल का विभाजन हुआ है। 1904 में क्या हुआ है? 1904 में आपका वो यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट आई है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई है यूनिवर्सिटी कमीशन की। और अगर हम बात करें 1904 में ही एक अभियान चलाया गया है जिसको कि हम यंग हस्बैंड कैंपेन कहते हैं। इस अभियान का मेन पर्पस क्या था? तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करना। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? हिमालय की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है? ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात की गई है। अब जो भी बहुत समय से तैयारी कर रहे होंगे वो जैसे ट्रांस हिमालय को देखते होंगे उनके दिमाग में तुरंत आता होगा कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर ना, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो यहाँ पर आपका ऑड क्या होगा? पीर पंजाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर श्रेणी को हम देख लेते हैं। आंसर आपको पता चल गया, ए है। ये देखिए, ये आपके ट्रांस हिमालयन रेंज है,
सबसे पहले जहाँ पे ए लिखा है ये कैराकोरम रेंज है, ठीक है, ये आपकी लद्दाख रेंज है, ये जास्कर रेंज है, ठीक है, और इधर आएंगे तो ये कैलाश रेंज है, लेकिन ट्रांस हिमालय में आपका ये आता है कैराकोरम लद्दाख जास्कर, याद रखिएगा आप, ठीक है, कैराकोरम लद्दाख जास्कर ये ट्रांस हिमालय हो गया। फिर यहाँ पर जो ई लिखा है आपका ये ग्रेटर हिमालय है, इधर इसके बाद ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, और सबसे आउटर रेंज जो है वो आपकी शिवालिक रेंज है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, ठीक है, दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु उत्तर भारत की अपेक्षा कठोर और कष्टदायक नहीं होती है। यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में लू चलती है, लू चलती है ना, लोग कहते हैं लू लग जाएगी, गर्मी में लू का समय चल रहा है, प्याज खाओ लू नहीं लगेगी, पानी पियो, नींबू पानी पियो, पन्ना पियो, लू नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये एकदम सही है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत की अपेक्षा कठोर कष्टदायी नहीं होती है। देखिए जब भी हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय रीजन जो है वो यहाँ पे पानी से अगर आप देखोगे तो सराउंड है दोनों तरफ ना, एक तरफ आपके अरेबियन हो गया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी ठंडक बनी रहती है। तो यहाँ पर दोनों ही आपका सही उत्तर है, मतलब सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बी आपका होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है। चलिए 13 प्रश्न को हम देखते हैं। भारत की आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन चुने। तो आर्चियन रॉक्स की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको कितनी बार बताया, सबसे पहले आर्चियन, फिर कटप्पा, फिर धारवाड़, फिर गोंडवान ना, इस तरीके से याद रखिएगा इस चीज को, हमने डिस्कस किया है इसके पहले वाले टेस्ट में। ये सब चीजें कोई नई चीजें नहीं है अब आपके लिए, ये सब कई प्रश्न हमने इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस किए हैं। तो जब भी हम आर्चियन चट्टानों की बात करेंगे तो क्या उसमें फॉसिल मिलते हैं? नहीं, फॉसिल नहीं मिलते हैं। फॉसिल मेनली आपके गोंडवाना रेंज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपके फॉसिल्स मिलते हैं ना। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो धारवाड़ श्रेणी की हम बात करते हैं, सब याद रखिए। तो आर्चियन में नहीं मिलते हैं, आर्चियन में मेनली आपके ग्रेनाइट्स मिलते हैं, ठीक है। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए जब हम पेनिनसुलर रीजन में आएंगे तो वहां पर भी आर्चियन रॉक्स हमको मिलती है, तो ये आपका गलत है, दोनों गलत है मतलब। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ना, ट्रू पूछा है, देख लें एक बार। हाँ, तो नीदर वन नॉर टू, यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2/3 हिस्सा जो है वो आर्कियन रॉक से की चट्टाने है। चलिए, और आर्कियन रॉक की चट्टानों में आपका क्या क्या मिलता है, ग्रेनाइट, नीस, ठीक है, याद रखिएगा। 14 देखते हैं हम। वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक को निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की गई है, तो ये कब हुआ था, ये आपका 2010 में। तो ये तो एक आसान सा प्रश्न था, डायरेक्ट प्रश्न था। 14 का ए आपका सही उत्तर है। 15 तब हम देखते हैं, 15 क्या है, जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची में नहीं शामिल है? तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि 14 बैंक्स को कब नेशनलाइज्ड किया गया था, तो 1969 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न बनते हैं तो वहां पे पूछ लेता है। और इसमें से कौन सा बैंक नहीं था, तो कोऑपरेशन बैंक जो था वो नेशनलाइज नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सी 15 का सी। अब यहाँ पे 14 बैंकों के नाम आपके दिए हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। किस समिति की सिफारिश के बाद शहरी सरकारी बैंकों को लघु वित्त बैंक में बदलने की शुरुआत की गई, ठीक है। इसमें बोला गया है, द कन्वर्जन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन इनिशिएटेड following on the recommendation of which committee, ठीक है, following the recommendation of which committee। तो यहाँ पर आर विष्णु प्रसाद कमेटी दिया है, आर गांधी कमेटी दिया है, रंगराजन कमेटी दिया है और राजीव प्रसाद समिति दिया है। तो मैं आपको बता दूं 16वें का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, आर गांधी कमेटी की रिपोर्ट पे इसको किया गया था, इस स्टेप को इनिशिएट किया गया था। उस समय ये जो आर गांधी जी हैं जो आपके, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी दी गई है, और यहाँ पर ईयर दिए गए हैं।
ये गरीबी से रिलेटेड कमिटीज के नाम है जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इनको अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो LR याद रखिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहां पे एक की होती है, ठीक है, तो इस अगर वहां से आप याद रखेंगे LR तो आपको याद रहेगा। क्योंकि देखिए जब अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में हॉल में बैठे रहते हैं ना तो आप इतना पढ़ लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन होने लगती है। तो उस समय अगर आप थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से चीज़ों को याद किए रहते हैं ना तो याद रहता है आपका, ठीक है। और प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से, ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी तरीके से, चाहे ट्रिक से चाहे रट के, किसी भी तरीके, जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा मेंस में अपीयर ही नहीं हो पाओगे। तो ये याद रखना अल्टार करके, तो याद रहेगा, ठीक है। ईयर भी एक बार देख लेना, क्लास इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे फिर डिस्कस किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले के टेस्ट में डिस्कस किए हैं, लेकिन आज मैंने आपको रिवीजन के लिए इस स्लाइड को ऐड किया है। यहाँ पर 17 देखते हैं हम, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, जिसको कि हम स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं, के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन बताएं। यह व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी। विशेष आहरण अधिकार को पेपर मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया ना दोनों ही, क्योंकि जब भी हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करते हैं तो ये आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था, ये आपका IMF ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, IMF ने, ये चीज याद रखिएगा। और ये पेपर करेंसी नहीं होती है, ये भी चीज याद रखिएगा, इट्स नॉट अ पेपर करेंसी। इसको हम कृत्रिम मुद्रा कह सकते हैं, लेकिन ये पेपर करेंसी नहीं होती है। चलिए 18 को अब हम देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। राशि दिया गया है और मात्रक दिया गया है, तो यूनिट से रिलेटेड है। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए करिए, मैंने इसके पहले भी ये चीज आपको बताई थी कैसे होती है एक्सेलरेशन। आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आपका हो गया मीटर और यहाँ पे 2 बार टाइम आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ए का सेकेंड 2 जगह दिया गया है, बी में भी दिया गया, डी में भी दिया गया। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का तो वैसे तो न्यूटन लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बी। और मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम का, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वर्क का हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पे डी आपका सही उत्तर होगा, 18 का डी आपका सही उत्तर है। 19 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से टिन तत्व को किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है टिन को। तो यहाँ पे टी दिया, TN दिया, SN दिया, ZN दिया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी है। अब इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। असल में टिन का जो नाम है, जो लैटिन में इसको कहा जाता है स्टेनम, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इसका इंडिकेट किया जाता है SN से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेनम। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड किसे कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल डायमंड किसे कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। बी आपका सही उत्तर है। सिलिकॉन कार्बाइड को जब हम बात करते हैं तो इसको हम कृत्रिम हीरा कहते हैं, और इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं इसी वजह से आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं, इसी वजह से ये ज्वेलरी बनाने में यूज होती है, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरिक क्लोराइड की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का क्या यूज है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है कीटनाशक में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें केवल न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है। तो क्लास ये चीज याद रखिएगा, आप जब भी हम वायरस की बात करते हैं, वायरस को हमेशा एक बॉडी चाहिए, ठीक है, वायरस को एक बॉडी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। जब तक वायरस बाहर है वो इनएक्टिव मोड में रहेगा, जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा कोई लिविंग वो मिल जाएगा, उसको होस्ट मिल जाएगा, तब वो आपका अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर ठीक है, ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21वें का ट्रू पूछा है तो ओनली 1 ए,
ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए दोनों मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है। 22 को हम देखते हैं, फल सूची। अच्छा, जो वैक्सीन बनती है उसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीन में जब बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाती है ना, तो उसमें भी आप क्या करते हो, बहुत कम मात्रा में, बहुत माइन्यूट उसमें वायरस को इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी माध्यम से बच्चों की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। किसी भी, हमारे आपके में भी हम लोग को कोरोना के समय वैक्सीन लगी थी ना, तो जो वायरस है उसी को छोटे से मात्रा में बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, इतना कि बॉडी इम्यून बन जाए, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की। असल में जब भी हमारे बॉडी में कोई भी वायरस जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है ना, उससे लड़ने की क्षमता, जिसको कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं। वो खुद, हमारी बॉडी इतनी केपेबल होती है कि उसको दवाई की जरूरत नहीं होती, वो खुद लड़ के सब मुकाबला कर लेती है, लेकिन उसको थोड़े कम मात्रा में, ताकि मतलब ये पूरी वो होती है। चलिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे मैम ज़्यादा समय लग गया, खाली 35 प्रश्न कंप्लीट हुए। समय को भी ध्यान में रखते हुए क्लास को इस तरीके से पूरा लेना पड़ता है आप लोगों की, कि क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी एक्सप्लेन कर दें, और पढ़ाते पढ़ाते कभी मन करता है कि किसी एक टॉपिक को और अच्छे से पढ़ा दे, तो फिर रोकना पड़ता है, नहीं रुक जाओ, नहीं तो बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फल और प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, फल और प्रकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भिंडी दी गई है, लेडीज फिंगर दिया गया है, मतलब नारियल, अमरूद, सेब, और प्रकार क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास, ये थोड़ा सा बायो वालों के लिए अच्छा होगा जो साइंस साइड के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लेडीज फिंगर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका भिंडी किसका एग्जाम्पल है, ये आपका संपुट। ठीक है, नारियल की अगर हम बात करें तो नारियल, अष्टफल। अमरूद की बात करें तो अमरूद अच्छा लगता है, सरस फल हो गया। सेब की बात करें तो पॉम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एकदम सीधे सीधे, तो बी आपका सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बी आपका सही है। अमरूद जो है वो सरस फल है। ठीक है, एक बेरी का उदाहरण है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है यहाँ पर। ठीक है, सत्य कथन, 2 कथन दिए गए हैं। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से होता है। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबिन प्रोटीन। और दूसरा दिया गया है, रेशम का धागा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो मैं आज सबसे पहले आपको बता दूं, रेशम का धागा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो दूसरा तो आपका गलत ही हो गया, यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए था। और मैंने आपको इसके पहले जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड प्रश्न पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन तो ग्लोबिन और ये किस चीज के लिए यूज होता है, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में जो हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन लिख दिया है। तो यहाँ पर आपका 23वें का ए जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 24वां देखते हैं। यहाँ पर कवि दिए गए हैं और आश्रयदाता दिए गए हैं। चलिए, वाकपति राज, संध्याकर नंदी, जय सिंह, आनंद भट्ट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब हम वाकपति राज की बात करेंगे तो वाकपति राज यशोवर्मन के समय पे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद संध्याकर नंदी की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके समय पे हैं, ये रामपाल के समय पे हैं। जय सिंह कुमारपाल के समय पे। ठीक है, और आनंद भट्ट वल्लाल सिंह के। तो यहाँ पर आपका 24वें का ए आपका सही होगा। अच्छा, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को लाइटली मत लीजिएगा। पेपर में प्रश्न बनता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बन जाते हैं ऐसे प्रश्न। 25वां प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। सत्य कथन आपको चुनना है, हरकरा समाचार लेखक होता था। ठीक है, फिर लिखा है अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। फिर आखिरी आपको दिया गया है, मसूदी बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल करता था। अच्छा, इसमें से आप में से ज्यादातर बच्चों को ये तो पता होगा, स्टूडेंट्स को, कि अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी मुगल, उसमें मुगल कालीन प्रशासन में, ये पता है ना। तो 2 तो एकदम सही है, तो 2 यहाँ दिया है, 2 यहाँ दिया है। अब बी और सी में आपको चूज करना है, मतलब 50%, या तो बी होगा या तो सी होगा। इतना तो आपने एलिमिनेट कर ही लिया।
ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मुसद्दी की बात करते हैं तो वो बंदरगाह मतलब जो पोर्ट्स होते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, ये एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 25वें का सी आपका सही उत्तर होगा। जब हम बात करते हैं हरकरा की, तो जो हरकरा होते थे वो जासूस होते थे, स्पाई होते थे, ये चीज याद रखिएगा, स्पाई को के लिए हरकरा यूज करते थे। और स्वनिधि निगार की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ताकि अगर मैं बोल नहीं हूँ, आपको मेरे बोलने पे ना समझ में आ रहा हो तो लिखा हुआ दिख जाए। जब हम स्वनिधि निगार की बात करते थे वो लोग समाचार लेखक होते थे। तो हरकरा कोई आपसे पूछेगा, हरकरा मतलब जासूस, ठीक है। फिर स्वनिधि निगार का मतलब समाचार लेखक, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 26वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता लिखा है। दूसरा लिखा है पाषाण काल को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्लास यहाँ पर क्या बोला गया, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड कुड नॉट बी रेड। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो आपका सही है, लेकिन स्टोन एज जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, बताइए वो आपका आदि ऐतिहासिक काल में है। अगर आदि ऐतिहासिक काल में रिटर्न में चीजें पाई गई हैं तो स्टोन एज वहां पे कैसे आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा ना। स्टोन एज में जब पत्थरों का योग मतलब प्रयोग स्टार्ट हो गया, यूज स्टार्ट हो गया, वहां पे रिटन एविडेंसेस नहीं मिले, कोई भी चीज लिखित में नहीं मिली है, तो उनकी पढ़ने की बात कहां से आ जाएगी, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो लिपियां मिली हैं अगर उनको पढ़ा नहीं जा सकता है तो इसका मतलब जो आपका पाषाण काल है, जो स्टोन एज है वो उसका पार्ट नहीं होगा। अब समझिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जब भी हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो पहला आपका होता है प्रागैतिहासिक, ठीक है। फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। जब हम प्रागैतिहासिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी मेनली यहाँ पे किसी भी तरीके का रिटन लिपि नहीं मिलती है, ये चीज आप याद रखिएगा। किसी भी तरीके की लिपि नहीं मिलती है, स्टोन एज इसमें आएगा, ठीक है। जब हम आदि ऐतिहासिक की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, आपको लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा पाया है, डेसिफर नहीं कर पाया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में क्या होंगे, ऐतिहासिक काल में जहां पर लिपियां मिली हैं आपकी और उनको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है, उनको पढ़ा भी गया है। इसीलिए आपको बोला जाता है ये जब हम महाजनपद काल की बात करते हैं तो ये ऐतिहासिक काल में है, क्योंकि महाजनपद में जो लिपियां मिली हैं उनको महाजनपद काल से उनको पढ़ना मतलब अब वो रीडेबल है, उनको पढ़ा डेसिफर किया जा चुका है, ये चीज याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दें सिंधु घाटी की अगर हम बात करें इंडस वैली की तो वो आदि ऐतिहासिक काल में आएगी। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो धम्म नीति की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है, किस इंस्क्रिप्शन में की गई है, तो मैं आपको बता दूं 11वें में, ठीक है। तो 27वें का डी आपका सही उत्तर है। ऐसा प्रश्न पेपर में एक बार पूछा था, इसलिए आपको बता दिया गया। अच्छा, अगर पूछा जाएगा पहले में क्या बोला गया है, पहले शिलालेख में पशुओं की हत्या की, जो एनिमल्स को जो मारा जाता है उसकी निंदा की गई है, ठीक है। 11वें में धम्म नीति की बात की गई है, याद रखिएगा। एक चीज और, 9वें में किसकी बात की गई है, 9वें में जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत होने वाले समारोह की निंदा की गई है, ये चीज भी याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कांग्रेस के दिए गए हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन वर्ष और स्थान 1899 में बॉम्बे में हुआ है, 1905 में बनारस में हुआ है, 1914 में पटना में हुआ है, 1924 में कर्नाटक में हुआ है। तो यहाँ पर जो गलत है वो 1914 है। 1914 वाला पटना में नहीं मद्रास में हुआ है, ठीक है, पटना में नहीं, कहाँ हुआ है, मद्रास में हुआ है। 1924 वाला अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो 1924 में किसने अध्यक्षता की है, महात्मा गांधी ने की है। महात्मा गांधी ने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है, कब, 1924 में, जो कि बेलगांव में हुआ था आपका, और बेलगांव कहां पर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। 1899 वाला जो आपका मुंबई में हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। विलियम वेडरबर्न जो थे वो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज थे जो आईएनसी के अध्यक्ष बने। याद रखिएगा, सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और 1914 वाला मैंने आपको बता दिया मद्रास में हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। चलिए 29 को अब हम देखते हैं। पत्र दिया है, संपादक दिया है, ठीक है, लेटर दिया है, एडिटर दिया है। तो चलिए एक एक को देखते हुए चलते हैं। लाहौर क्रॉनिकल की अगर हम बात करें तो ये किसने? मोहम्मद अजीम, ठीक है। न्यू इंडिया बहुत ही कॉमन है, न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया है। तो बी का थर्ड देखिए 2 जगह दिया गया। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता होगा। ए का 4th हो गया, बी का 3rd, तो ऑप्शन तो डी होगा, इतना फिक्स है। अवध पंच की अगर हम बात करें, अवध पंच किसके द्वारा लिखा है? सज्जाद हुसैन द्वारा, और बंगवासी जोगेंद्र बोस द्वारा। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए इतना हो गया। 30 प्रश्न को हम देखते हैं। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार, इंटीरियम गवर्नमेंट के ही ऊपर है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुस्लिम लीग का था? ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आज टेस्ट में बता दिया है कि कौन सा मुस्लिम लीग में से बिलोंग करता था। तो यहाँ पे जगजीवन राम मैंने आपको बताया, ये किससे रिलेटेड थे बताइए? लेबर से, ठीक है। फिर उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल, मैंने आपको बताया मंडल से याद रखेंगे, मंडल किस लॉ से रिलेटेड है, और ये आपके मुस्लिम लीग से थे, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। बी 30 का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। जगजीवन राम जो थे श्रम विभाग के थे, लेबर के थे, ठीक है। भावाजी जो थे वो कारखान और बंदरगाह इन सब से विभाग के थे, ठीक है। अरुणा आसफ अली की अगर हम बात करें तो ये रेल विभाग। चलिए 31 देखते हैं। रोजा ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? रोजा थर्मल पावर प्लांट की बात की गई है, तो ये कहां पर है? अलीगढ़ में है, झांसी में है, प्रयागराज में है, या फिर शाहजहांपुर में है? तो ये आपका शाहजहांपुर में है रोजा थर्मल प्लांट। तो 31 का आपका सही उत्तर डी है, ठीक है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ पावर स्टेशन के नाम दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है यूपी में, ठीक है। ओबरा की अगर हम बात करेंगे तो ओबरा सोनभद्र में है, ठीक है। पंखी की अगर हम बात करेंगे तो कानपुर में है। अनपार की बात करेंगे हम, अनपारा की बात करेंगे तो सोनभद्र। परीक्षा की बात करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, पंखी और परीक्षा पूछा गया झांसी में है। क्लास यहाँ पे मैं टिक लगा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पूछा गया परीक्षा में, ये भी पूछा गया है, ठीक है। हरदुआगंज तो अभी मुझे नहीं लगता पूछा गया। सिंगरौली पूछा गया, सिंगरौली याद रखेंगे, शक्तिनगर सोनभद्र। रिहान पूछा गया है सोनभद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको तांडा तो आपको पता है अम्बेडकर नगर, और रोसा थर्मल पावर प्लांट अभी हमने आपसे डिस्कस किया, कहाँ है? शाहजहांपुर में। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, लीजिए, जहां पर भी पढ़ रहे हैं इसको रख लीजिए, ठीक है। पावर स्टेशन से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए 32nd क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्टिकल पे बेस्ड है, अनुच्छेद पे बेस्ड है। अनुच्छेद 99 में, आर्टिकल 99 में बोला गया सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 100 में बोला गया है संसद सचिवालय। अनुच्छेद 106 में बोला गया सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की बैठक। देखिए 108 में ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, मैंने पहले भी आपको बताया है। 108 में ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, जिसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। याद रखिएगा, दोनों उससे आर्टिकल भी पूछ सकता है कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तीनों पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है, एकदम सही है। 100वें में लिखा है संसद सचिवालय की बात, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की बात। ये 100वें में नहीं, ये 98 में किया गया है, असत्य पूछा है तो ये होगा, ठीक है। 100वें में तब क्या कहा गया है बताइए, बताती हूँ अभी। 99 में अगर हम बात करें तो सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की बात कही गई है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इन अनुच्छेद से पेपर में प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया है। 100 में आपके कास्टिंग वोट की बात की जाती है, ये चीज याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट क्या होती है? कभी कभी जब वोटिंग कराई जाती है तो टाई हो जाता है, ठीक है, मतलब टाई हो जाता, तो उस कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो वोट दे, और जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष जिस चीज को फेवर करेगा डिसीजन उसी के फेवर में जाएगा। कास्टिंग वोट, ये चीज समझिएगा, ठीक है। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। 33rd प्रश्न को देखते हैं, 33वें प्रश्न को।
वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में भारत के जनघनत्व में वृद्धि हुई। बिहार का जनघनत्व पश्चिम बंगाल से कम है। तो यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। लेकिन बिहार का जो जनघनत्व है वो पश्चिम बंगाल के जनघनत्व से ज्यादा है, ठीक है, ना कि कम है। तो यहाँ पर पहला सही है, तो ओनली वन, सेकंड गलत है आपका, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। देखिए वर्ष 2001 में देश का जनघनत्व कितना था, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 325, ठीक है। जबकि ये बढ़कर आपकी कितनी हो गई, 382 में हो गई। ये चीज याद रखिएगा। बिहार के जनघनत्व की बात करें तो ये कितना है, 1108 है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028। राज्यों में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, बिहार का है। ये पॉइंट याद रखेंगे तो क्वेश्चन में गलत होगा नहीं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूटीज की बात करें, तो वहां पे किसका है, वहां पे दिल्ली का है, ठीक है। सबसे कम किसका है अगर पूछे यूटी में, तो अंडमान निकोबार का। 34वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। हिलबंट रोग मक्का में लगता है, ठीक है। बोरो धान नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, तो सेकंड, ठीक है, बी आपका सही है। हिलबंट रोग की अगर हम बात करें तो ये मक्का में नहीं, ये गेहूं में लगने वाला रोग है, ठीक है। आरओ में रोग से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम धान की बोरो किस्म की बात करते हैं तो ये आपके धान का जो बोरो लिखा हुआ है वो धान का एक किस्म है जो कि नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, ठीक है। और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। चलिए आज की क्लास का 35वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। केले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। या मुजैसी कुल का पौधा होता है और वॉशिंगटन इसकी प्रमुख प्रजाति होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो वॉशिंगटन जो है वो केले की प्रजाति नहीं होती है, वो पपाया की मतलब पपीते की प्रजाति होती है। और मुजैसी कुल केले का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉल्स बोला है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा क्लास, ट्रू नहीं बोला है, फॉल्स बोला है। इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35वें का बी आपका सही हो जाएगा। वॉशिंगटन प्रजाति केले की नहीं बल्कि पपीते की होती है और केला मुजैसी कुल का पौधा होता है, ठीक है, ये याद है। और इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया की है। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिली हो, आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके के प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, हेजिटेट मत करिए, ठीक है। अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास।